हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। हम जो पीवाईक्यूज की सीरीज कर रहे थे पॉलिटी की, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने 2017 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, 14 से लेके। तो आज हम बात करेंगे 2018 के क्वेश्चंस जो जो पॉलिटी में आए थे उनके बारे में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which of the following is the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 14 and the provisions under the 42nd amendment of the Constitution. Second is Article 17 and the DPSP in Part 4, Article 21 and the freedoms guaranteed in Part 3, and Article 24 and the provisions under the 44th amendment of the Constitution. ठीक है, अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी पूछा गया है, तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अंडर जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और 17 है वो अनटचेबिलिटी में जो 14 का ही पार्ट है उसकी बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल जो 24 है वो बात करता है चाइल्ड लेबर की। ठीक है, अबॉलिश करता है, प्रोहिबिट्स करता है चाइल्ड लेबर को आर्टिकल 24। इसी में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का। कौन सा जजमेंट है? के एस पुट्टास्वामी वर्सेस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट 2017 में आया था। ठीक है, कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 का इंट्रेंसिक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें भी यही किया गया, यूनानिमसली कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये बात। ठीक है, कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज scrutinizes and reports to the house whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. तो ये बात कर रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो जो लॉज बनाता है, तो जो लॉज बना रहा है वो उनके पास उनकी पावर्स को जो स्क्रूटनाइज करता है कि इस पावर के तहत लॉ बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कहीं उस पावर के बाहर तो नहीं जा रहे हैं, उसको कौन सी कमेटी रेगुलराइज करती है? ठीक है, इसको स्क्रूटनाइज करती है, तो कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ठीक है, इसका आंसर है कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये जो कमेटी है स्पेसिफिकली इस टास्क के लिए बनाई गई है। ठीक है, स्क्रूटनाइजिंग करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए कि जो भी पावर एग्जीक्यूटिव को दी गई है, डेलीगेटेड पावर्स, उनका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो सही एक्ट कर रही है और लीगल बाउंड्रीज में ही कर रही है। ठीक है, तो इसकी बात करता है, तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस की, जो कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस है वो ट्रैक करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो गवर्नमेंट ने जो भी प्रॉमिस करे थे। ठीक है, इसी तरह से रूल्स कमेटी जो होती है वो देखती है कि जो कोई भी रूल वॉयलेट ना हो। ठीक है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो लोकसभा और राज्यसभा की, ये दोनों जगह ही होती है रूल्स कमेटी। ठीक है, और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, ठीक है, ये डिफरेंट जो जो बिजनेसेस होते हैं हाउस के, उनके लिए टाइम अलॉट करती है कि कौन से बिजनेस के लिए या कौन से काम के लिए कौन सा टाइम दिया जाए। ठीक है, तो ये जो हाउस के बिजनेस होते हैं उनको डीलिंग के लिए काम आती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो पर इसका आंसर है कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो स्क्रूटनाइज करती है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रिगार्डिंग मनी बिल की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains provisions only relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. ठीक है, तो ये सही है। क्यों सही है? अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 1 यही बात करता है। ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट लिखी है उसमें, अ मनी बिल शैल टू बी अ मनी बिल इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है।
सेकंड स्टेटमेंट है अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी सही है। जो मनी बिल है उसमें प्रोविजंस होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और कंटिजेंसी जो, हाँ, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को लेके, ठीक है, कस्टडी को लेके उनकी। तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है। इसी के साथ थर्ड स्टेटमेंट है अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अप्रोप्रिएशन की बात हो रही है मनी बिल की, ठीक है। सो अप्रोप्रिएशन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, ना कि कंटिजेंसी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पैसा बाहर निकालते हैं तब अप्रोप्रिएशन होता है, ना कि कंटिजेंसी फंड से बाहर निकालते हैं। कंटिजेंसी फंड होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से निकाला जा सकता है डायरेक्टली। इसके लिए अप्रोप्रिएशन ऑफ लॉ लाने की जरूरत नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो प्रेसिडेंट अपने रिकमेंडेशन से इसमें से पैसा निकाल सकता है, ना कि हमें पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसी जो आर्टिकल 267 है वो इसमें बात करता है, आर्टिकल 267, ठीक है। ठीक है, तो कंटीजेंसी फंड की बात करता है आर्टिकल 267 और कंसोलिडेंट फंड की बात करता है अंडर आर्टिकल 266। CFI आता है 266 में और कंटीजेंसी आता है 267 में। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग द गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सही है, ठीक है। क्यों सही है ये जानना चाहोगे आप? कि जो भी पैसा गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, वो अंडर आर्टिकल 113 जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, ठीक है, तो उसके लिए जो गारंटी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सही है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, थर्ड इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स और द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। देखो लॉ की बात हो रही है तो जस्टिस की बात आई कहीं ना कहीं, तो कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट कब आती है? ये एनुअली आती है, मतलब हर साल आती है, ठीक है। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है। और ये डिफरेंट पैरामीटर्स, ये अपने 8 पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करती है, तब ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालती है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे स्टेट के अदर्स, ओपन गवर्नमेंट कितनी है, कितना करप्शन नहीं है, एब्सेंस ऑफ करप्शन की बात करता है, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। ऐसे ये 8 पॉइंट्स है सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस मिला के, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 8 पॉइंट्स, पर आपको ये ध्यान रखना है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। और ये एनुअली आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी की बात हो रही है। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी, इफ देर इज लिबर्टी laws have to be made by the people, if laws are changed too often liberty is in danger, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन है बी। क्यों? क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो स्ट्रक्चरली प्रोटेक्शन नहीं होगी लोगों की, ठीक है, और इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं होगी। अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो जो स्टेट होगी वो एनआरकी की तरफ बढ़ जाएगी, तो लोग अपने राइट्स का या लिबर्टी का यूज ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। सो जो लॉ बनता है वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर को डिफाइन करता है कि कौन कौन से बिहेवियर को जो स्टेट है वो एक्सेप्ट करेगी और किस किस को नहीं करेगी, समझ रहे हो। सो अगर एक भी लॉ नहीं होगा तो कोई लिबर्टी यूज नहीं कर पाएगा अपनी, ये कहना चाहता है ये, ठीक है। सो लिबर्टी तभी मीनिंगफुल है कि उसको कोई लॉ प्रोटेक्ट करे। तो ये स्टेटमेंट दोनों को अप्रोप्रिएटली रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से बात करें, इफ देर आर दिस लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, बल्कि लॉ मेड बाय द पीपल नहीं होगा, लॉ मेड बाय द कंट्री होगा, कि प्रॉपरली तभी एक्सरसाइज हो पाएंगी लॉस, ठीक है। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ये भी अप्रोप्रिएट रिलेशन नहीं बता रहा है दोनों में, ठीक है, तो ये भी गलत है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये स्टेटमेंट सही है. क्यों? क्योंकि हर स्टेटमेंट में पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है जो एमएलए का वोट है. तो जिस पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा पॉपुलेशन, तो उस एमएलए की वोट की पावर ज़्यादा होगी या वोट ज़्यादा काउंट होगा एज कम्पेयर टू जिसमें पॉपुलेशन कम होगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ द राज्यसभा. ये गलत है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उन दोनों के लिए सेम वैल्यू ऑफ वोट्स माना गया है. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट सही सिर्फ फनी है आंसर. ठीक है, तो इनके सेम वैल्यू है लोकसभा और राज्यसभा के वोट्स की. ठीक है, फर्दर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन था. इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आपको पता ही नहीं होगी, पर इसे एलिमिनेशन से हो जाएगा इजीली. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी. ठीक है, नहीं बता, हमें क्या पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हमें तो कांग्रेस याद है उस टाइम पे. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इन द लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. हो सकता है, पढ़ा दो है कहीं, है ना. इसी के साथ थर्ड स्टेटमेंट है इन द लोकसभा if a party does not have a minimum of 75% members its leader cannot be recognized as the leader of opposition. तो ये ध्यान रखना भाई, ज्यादा नंबर्स का जहाँ भी स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट गलत होती है. तो लोकसभा की बात करें तो मिनिमम ये जो 75 लिखा है ये 75 नहीं 55 होता है. क्यों होता है 55? क्योंकि लोकसभा में 550 सीट्स होती हैं, उसका 10% निकालना होता है अपने को. ठीक है, 10%. तो फिर 550 का 10% होता है 55. तो मिनिमम नंबर ऑफ जो होने चाहिए रिकॉग्नाइज एज एन अपोजिट, जिस पार्टी के पास 55 सीट्स होंगी मिनिमम, उसके मेंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो हम इसमें एलिमिनेशन यूज करेंगे. तो फर्स्ट, थर्ड और ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गई. ठीक है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एज पर द राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, to be eligible for the appointment of a teacher as a teacher in a state के अंदर टीचर का अपॉइंटमेंट, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teachers education. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है टीचर्स के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है और स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन तय करती है. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट for teaching primary classes a candidate is required to pass a teacher's eligibility test TET conducted in accordance with the National Council for Teacher Education. ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस. ठीक है, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. मैं पहले आपको बोल रहा था जहाँ पे भी नंबर्स आते हैं मोस्टली गलत होता है, तो ये भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया में अराउंड, अगर हम ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के आयशा की रिपोर्ट देखें 2019, आयशा की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आयशा की रिपोर्ट है 2019-20 की. ठीक है, उसके हिसाब से 67% जो टीचर्स एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, 67% टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेटली ओन्ड है. ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड, जैसे बीएड वगैरह जो कराते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड है 67% के आसपास जो टीचर्स एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, और एक साथ जो 33% है वो गवर्नमेंट रन है, 33% अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट रन है. ठीक है, तो ये 90% जो ऑप्शन है ये गलत है. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट से 2 ऑप्शन तो गलत हो गए. ठीक है, अब बच गया ऑप्शन 1 और 2. ऑप्शन जो 2 है वो सही है. क्यों सही है? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है ना कि अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द स्टेट कंसर्न. स्टेट कंसर्न नहीं करता, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन करता है. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ना कि स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन. तो ये स्टेटमेंट गलत है. जो यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है यही गाइडलाइन प्रोवाइड करती है. ठीक है, इसमें वैसे आंसर अपन सेकंड से कर सकते हैं कनेक्ट करके, पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ओनली 2. ठीक है, तो ध्यान रखना. सो अगले सवाल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल.
ठीक है, ये लिखा। सेकंड स्टेटमेंट है वंस इश्यूड द आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? जो आधार कार्ड के रूल्स हैं, जो आधार एक्ट आया था उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि जो आधार है वो ओनली मेंट फॉर आइडेंटिटी एंड रेजिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजिडेंस वेरिफिकेशन की होगा, सिर्फ एक्सप्लिसिटली उस एक्ट में लिखा गया। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। वंस इशूड द आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, ये भी गलत है भाई, उनके हाथ में। ठीक है, जो UIAIDII यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDI जो है वो डीएक्टिवेट भी कर सकती है, ठीक है, और ओमिट भी कर सकती है। ठीक है, इन स्पेसिफिक केसेस में, केसेस टू केसेस वेरी करता है। ठीक है, और परमानेंटली डिलीट भी कर सकती है अपने डेटाबेस से किसी भी नाम या आधार नंबर को। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, नन ऑफ द अबव। करेक्ट पूछा है तो दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये सही है। क्यों सही है? जो अंडर आर्टिकल 361 है, अंडर आर्टिकल 361 है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है गवर्नर्स को जब वो ऑफिस में हो, कि उनके कोई भी एक्शन पे कोई क्रिमिनल, कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ ना की जाए, ताकि वो अपना काम बिना हेजिटेशन के कर पाए। ठीक है, तो ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि विदाउट फियर ऑफ लीगल हेरासमेंट के गवर्नर अपना काम करे। ठीक है, पर इन पे सिविल प्रोसीडिंग्स करी जा सकती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स विद 2 months ऑफ प्रायर नोटिस, 2 month प्रायर नोटिस, 2 month के नोटिस उन पे सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ऑफिस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये भी सही है। ये क्यों सही है? कि मान लीजिए गवर्नर को यही फियर होगा कि भाई उसकी सैलरी या उसके जो अलाउंसेस हैं वो सब कम करने जाएंगे। ठीक है, तो उसके वो इनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, उसकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 158 उनकी सैलरीज वगैरह फिक्स होती हैं। ठीक है, और वो कभी भी चेंज नहीं की सकती। ठीक है, उसके टेन्योर के दौरान। सो उनकी जो ये आर्टिकल 158 है वो गारंटी करता है उनको, एक तरीके से गवर्नर को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गारंटी करता है। ठीक है, ताकि वो अपना काम तरीके से कर सकें। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स, मेन फीचर पूछते हैं रूल ऑफ लॉ के। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या होंगे? पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ पावर्स। सेकंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ। थर्ड है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ओके, थर्ड है, फोर्थ है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ पावर। तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो होता है वो जो आर्बिट्री पावर होती है स्टेट के पास उनको यूज करने से रोकता है, कि भाई जो, ठीक है, कि सबसे ऊपर ना कि गवर्नमेंट है, कि लॉ बड़ा है ना कि गवर्नमेंट बड़ी है, तो लिमिट करता है पावर्स को। तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसी के साथ सेकंड बात करी जाए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर है ये भी। क्यों मेन फीचर है ये भी? क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ बात करता है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है कि इंश्योरिंग दैट ऑल इंडिविजुअल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक और स्टेटस आर ट्रीटेड इक्वली। कोई भी किसी भी स्टेटस का हो या कोई भी आदमी हो, वो सबको इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, तो ये भी सही है, मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ का ये। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ का ये नहीं है। ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है वो प्राइमरी फोकस करता है गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी, वो भी लोगों के लिए, ना कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये उल्टा ही हो रहा है पूरा। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ठीक है, और बात करें लिबर्टी एंड सिविल राइट्स की,
सो जो रूल ऑफ लॉ है वो सेफ गार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को भी प्रोटेक्ट करता है, और ठीक है, और जो उनकी लिबर्टीज हैं या फिर उनकी जो उनको जस्टिस के लिए जो चीजें चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आर्बिट्री एक्शन स्टेट्स को करने से रोकता है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, थर्ड गलत है, थर्ड इन इसमें है, और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ आर करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द असेंबली। कि जो स्पीकर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होता तो उसको सीज करना चाहिए अपना, ठीक है, ऑफिस को, ठीक है, तो उसको वैकेट कर देना चाहिए अगर वो मेंबर ना बचे असेंबली का, तो ये सही है। तो कोई भी स्पीकर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं बचेगा तो उसको सीट वैकेट कर देनी चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। और ये एक्सप्लिसिटली लिखा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल, एक्सप्लिसिटली लिखा है अंडर आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि अगर वो मेंबर नहीं रहेगा तो उसको ऑफिस खाली कर देना है। सो सेकंड स्टेटमेंट है, व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, स्टेट की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, द स्पीकर शैल वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई असेंबली है स्टेट्स की, वो डिसॉल्व हो गई है, जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जैसे ही वो असेंबली में फर्स्ट डे आएगी और जैसे ही अपना नया स्पीकर इनेक्ट करेगी या चुन लेगी, तब वो वैकेट करते हैं, ना कि जैसे ही इलेक्शन आ रही है और वो गवर्नमेंट चली गई तो स्पीकर उस टाइम जो अपनी सीट है उसको वैकेट नहीं करता है, ठीक है, ताकि वो जो लेजिस्लेचर का काम है वो कंटिन्यूटी में रहे और एक वैक्यूम क्रिएट ना होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो फंक्शन करता रहता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जिसे पूछा करेक्ट, तो वन इज ओनली करेक्ट, ठीक है। तो असेंबली में डिसॉल्व होने के बाद असेंबली को स्पीकर अपनी सीट वैकेट नहीं करता जब तक नई असेंबली फॉर्म होकर अपना नया स्पीकर नहीं चुन लेती, ठीक है। सो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर as provided under Article 256 of the Constitution in respect of the particular state, then 356 आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, ठीक है, ये गलत है भाई। जैसे प्रेसिडेंट रूल लगेगा इसका मतलब थोड़ी कि स्टेट डिसॉल्व हो जाएगी, बट डिसमिस हो सकती है, ठीक है, इस टाइम पे, और एक नया प्रोक्लेमेशन लाके उसको डिसॉल्व बाद में किया जाएगा, पर जैसे प्रेसिडेंट रूल लगेगा वो डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो एक सेपरेट प्रोक्लेमेशन लाके इसको डिसॉल्व किया जाता है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। 356 की बात हो रही है आर्टिकल, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अंडर आर्टिकल 90 सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, ये गलत है भाई। फ्रीडम के आर्टिकल्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थोड़ी सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, ये नेशनल इमरजेंसी होती तो इनमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो वो सस्पेंड हो जाते हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम हो सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ना कि 356, तो थर्ड भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट इज, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट, नहीं, प्रेसिडेंट खुद लॉ नहीं बताता, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर चली जाती है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी अंडर आर्टिकल 356 में, ठीक है। तो 356 लागू होगा, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है, ठीक है, कि जैसे 356 लागू होगा तो जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर पार्लियामेंट के पास चली जाती है, ठीक है। So second statement is correct. So next question is, consider the following statements. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. सही बात है, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल में प्लेस कर सकती है, सही बात है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है? पहली बात तो 9th शेड्यूल के बारे में जानो। 9th शेड्यूल 1951 में आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। क्यों आया था ये? जो कि जब 1951 में जो लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम के लिए जब एक्ट पास कर रहे थे तो ये डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा था।
तो आर्टिकल 31B में ये डाले गए थे कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर डाले जाएंगे उनके ऊपर कोई भी जो जुडिशरी है कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती कि भाई इनको अगर ये गलत है या फिर वायलेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपीस को, ठीक है। पर जो 24 अप्रैल के बाद जो लॉज आए थे 1973, ये कौन सा डेट है? इस डेट के पास जो केशवानंदन भारती जजमेंट है, केशवानंदन भारती जजमेंट, ठीक है। जो केशवानंदन भारती जजमेंट है उसमें बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन उससे छेड़खानी ना होके पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ चेंज कर सकती है। पर इसमें ये बोला गया था कि जो भी जो 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी लॉज हैं जो 24 अप्रैल के बाद 1973 के बाद डाले गए हैं उनको कोर्ट एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, और इससे पहले के जो डले हुए हैं उनको एग्जामिन नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो ये गलत है, कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन्वॉल्व इसके अंदर, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट पूछा ओनली 1, ठीक है। तो चैलेंज किया जा सकता है, बात ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो क्या ये सच नहीं चलेगी। हाँ तो सही है ये, ठीक है। ये जो फिफ्थ सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, ठीक है, 2006 वाला सुपरसीड किया था इसने प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954 को, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था फूड इंडस्ट्री को लेकर रेगुलेट करने के लिए इंडिया के, ठीक है। तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है द फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ एफएसएसएआई इज अंडर द चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो एफएसएसएआई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस है वो, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, तो किसी के अंडर नहीं है, ठीक है, नॉट अंडर द डायरेक्टर कंट्रोल ऑफ डीजीएचएस, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर नहीं है क्योंकि वो ऑटोनोमस है, ठीक है। तो जो एफएसएसएआई है वो अपनी खुद की गवर्निंग बॉडी के साथ काम करती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ओनली करेक्ट, ठीक है। सो 2018 में इतने क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।